तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया था हमारा एसिड बेस का, दैट वाज लुईस कॉन्सेप्ट। तो आज के दिन में लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये और हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालें लुईस एसिड एंड बेस, हेडिंग डालिए लुईस एसिड एंड बेस, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट a base is a substance which has the tendency, according to this concept, base is a substance that have a tendency to donate an electron pair to form a coordinate bond, to donate an electron pair to form a coordinate bond, and an acid is a substance that accepts the electron pair. An acid is a substance that accepts an electron pair donated by Lewis base, donated by electron pair donated by Lewis base, full stop. Lewis acid is also known as electron deficient स्पीसीज, या इसी का एक दूसरा नाम है, इसी को आप क्या बोलते हैं, वी कॉल दिस एज इलेक्ट्रोफाइल। इसको क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। वेयर एज लुईस बेस इज इलेक्ट्रॉन रिच species, also known as nucleophile, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं या न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, नेम खुद ही सजेस्ट कर रहा है। फिलिक मतलब होता है लव, फिलिक मतलब क्या होता है, लव। और आज तो ऐसे भी ये दिन ही है लव का, वैलेंटाइन डे, हाँ लास्ट डे है, 21 को है, 21 को है लास्ट। अच्छा वो लास्ट, तुम ब्रेकअप तक का भी कहानी, अच्छा हाउ कितने तेजस्वी लोग हैं, मतलब इवन मतलब वो पूरा ब्रेकअप तक का भी देख लिया, लाइक हाउ रिवर्स विल गो बैक, वो नहीं अभी वो रिटर्न टेडी बियर, कैसे टेडी बियर रिटर्न होगा, फिर और सारी चीजें। तो ये लव, फिलिक मतलब होता है लव, और ये आगे का क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए किसको प्यार करना है, इलेक्ट्रॉन को प्यार करना है। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चीज को कौन प्यार कर सकता है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल उसको बोलते हैं जो E+ की तरह बिहेव करें। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन, और प्रोटॉन को प्यार करने वाला कौन होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इसको कैसे बोलते हैं, Nu-, न्यूक्लियोफाइल। यानी लुईस बेस जो है उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह भी देखा जाता है और एसिड को इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी देखा जाता है। डन। अब वो जो एग्जाम्पल था जिसको हम लोग अभी तक जस्टिफाई नहीं कर पाए थे, व्हाट वाज दैट एग्जाम्पल, AlCl3, ये एक एसिड होता है, ये अभी तक जस्टिफाई नहीं हो पाया था, और BF3 भी। तो मैं एक को दिखा देता हूं, दूसरा आप खुद ही समझ जाएंगे। एल्यूमिनियम कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ज्यादातर किसके पास रहना पसंद कर रहे हैं, ये ज्यादातर क्लोरीन के पास रहना पसंद कर रहे हैं। और अगर ये क्लोरीन के पास रहेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, 3 del
प्लस चार्ज आएगा नहीं आएगा। और अगर इसके पास 3 डेल प्लस चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिविटी है तो कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कहें कोई भी न्यूक्लियोफाइल या कोई भी लुईस बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसको क्या बोलते हैं, बेस, और जो उसको एक्सेप्ट करे उसको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो एक्सेप्ट करने वाला एसिड और डोनेट करने वाला बेस। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल देखा था BF3। BF3 भी क्या होता है, एक एसिड होता है। क्यों इसे एसिड कहते हैं, यह है बोरोन, ऊपर लगा है फ्लोरीन, दिस इज ऑल्सो फ्लोरीन एंड दिस इज ऑल्सो फ्लोरीन। वापस से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादातर किसके पास रहेंगे, इसके पास। रीजन ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल माइनस एंड इसके ऊपर डेल माइनस, तीनों के ऊपर डेल माइनस, तो इसके ऊपर 3 डेल प्लस। और अगर जहां डेल प्लस दिखा, जिधर देखी नारी उधर आंख मारी, ये न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। और इस प्रकार से ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। और जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, लुईस बेस। यही परिभाषा आपने अपनी कॉपी में लिख रखी है, तो उसके नीचे इन बातों को जरा अच्छे से लिख लेना चाहिए। लिख लीजिए, ये सब लिख लीजिए अपनी कॉपी में। लिख लिए, डायग्राम वगैरह बना लिए, बनाइए डायग्राम, कल को यही काम आएगा। डन। उसके नीचे नोट डालकर बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसमें एक बार बेस का भी स्ट्रक्चर बना के बता देते हैं। किसमें, कोई बेस। अब देखिए एक एसिड का एग्जाम्पल तो दे दिया, अभी बेस का एग्जाम्पल देता हूं। ये बेस AlCl3 को डोनेट किया जा सकता है। AlCl3 की कहानी तो पहले बता दिया था। अब ये एल्यूमिनियम को ये बेस कैसे एक्सेप्ट होगा, इसके लिए थोड़ा सा एल्यूमिनियम के कॉन्फ़िगरेशन में आपको जाना चाहिए। एल्यूमिनियम का नंबर होता है 13। 13 मतलब 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 3d0। ये समझ में आ रहा है क्या? तो आपका जो 3D है वो पूरा का पूरा क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। P जो है वो भी क्या है, खाली पड़ा हुआ है। तो कोई भी इस तरह का लुईस बेस बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को वैकेंट D किंबा P ऑर्बिटल में डोनेट कर सकता है। तो भाई डोनेशन लेने के लिए आपके पास अकाउंट भी तो होना चाहिए जिसमें आप डोनेशन लेंगे। अगर मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, सारा मेरा जो ऑर्बिटल है वो भरा हुआ है, तो इवन इफ आई एम इन नीड, मेरे पास अकाउंट ही नहीं। जैसे कोई आदमी अपना धंधा स्टार्ट कर रहा है, धंधा स्टार्ट किया तो उसको पैसे की जरूरत पड़ती। भाई सारा पैसा तो आप अपना लगा के धंधा नहीं कर सकते, तो धंधे में जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं। जब आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे, वो पहला सवाल आपसे पूछेगा, आपके पास बैलेंस शीट है, आपके पास प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, आपके पास करंट अकाउंट है, आपके पास ट्रेड लाइसेंस है। ऐसे करके तमाम पूरी लिस्ट वो पकड़ा देगा। आपके साला लोन लेने के लिए, अभी घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, और ये तो जितना बड़ा लिस्ट दिया है, ये तो लिस्टें बनाने में लगभग 30-35 हज़ार का खर्चा हो जाएगा। लेकिन फिर भी जान रहे हैं कि अगर मैं यहाँ 30,000 रुपया फंसाता हूँ तो लोन भी 1-1.5 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का आपको मिल सकता है। तो लोग आदमी खर्चा करता है। तो पहले वो क्राइटेरिया आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। क्राइटेरिया क्या है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब बोलना भूल गया, वो तो मैंडेटरी है, सबके पास रहता है। मेरे ख्याल से आप लोग के पास भी होगा। हाँ, अरे रुक तो जा, मेरी कहानी तो खत्म होने दें। तो अब ये जो लोन पेयर है, इवन इफ इसके पास लोन पेयर है, पर अगर सामने वाले के पास कोई वैकेंट स्पेस नहीं होगा तो क्या उसको डोनेट कर पाएगा? नहीं डोनेट कर पाएगा। तो यहां पर 2-3 रिक्वायरमेंट होती है। एक तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए। पहला, जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी से ही काम नहीं चलने वाला है, उसके साथ साथ वहां पर क्या होना चाहिए? वैकेंट p या d ऑर्बिटल भी
होना चाहिए, ताकि जो डोनेट करने वाला है वो आसानी से क्या कर सके, डोनेट कर सके। हाँ मतलब जैसे हम लोग पहले जो एसिड सब का एग्जांपल लेते थे HCl H2SO4, वो सब को हम लोग पानी के साथ रिएक्ट करते थे, तब हम लोग को पता चलता था ये वो acid- पहला वाला हाँ। आर्हेनियस एसिड जिसको बोलते हैं। लेकिन इसमें हम लोग को एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि ये चीज नहीं, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और वीक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो किसी भी लोन पेयर वाले चीज से आप उसको, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गया कि उसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब बेस उसके पास आएगा तो उसको डोनेट करेगा, नई बेस के पास ले आएगा तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, बाकी वो कहलाएगा तो एसिड ही ना। वैसे क्लियर? अब तो हो गया होगा, लिख लिया होगा, लिखे नोट डाल के। ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस, ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसिस एक्ट्स एज लुईस बेस। सारे ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस जो हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। बट ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स डू नॉट बिहेव एज लुईस एसिड। ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड डू नॉट बिहेव एज लुईस एसिड। कोई जस्टिफाई करेगा क्यों? मैं वापस से स्टेटमेंट दोहराता हूं। ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी बेसेस एक्ट्स एज लुईस बेस, whereas all Bronsted Lowry acids do not behave as Lewis acid. क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लोरी का जो लिमिटेशन था उसमें था दी कैन नॉट एक्सप्लेन द रिलेशन अकरिंग नॉन प्रोटिक नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, वो तो उसका कॉमन सेंस से भी सोचा जा सकता है। लुईस बेस और ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस में एक कॉमन बात है कि दोनों के पास लोन पेयर होना चाहिए। तो क्या फर्क पड़ता है आप लुईस बेस बोल रहे हैं कि ब्रॉन्स्टेड बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोन पेयर होगा तो वो डोनेट करेगा और मेरा काम बन जाएगा। लेकिन जब आप लुईस एसिड की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था जो H+ दे वो एसिड, यहां ये नहीं कह रहा H+ दे, यहां कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो ही एसिड है। तो इसलिए ऑल ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड्स आर नॉट Lewis acids, whereas all Bronsted Lowry base are Lewis base. Limitations of Lewis concept. अब इसके भी limitations हैं, ऐसा नहीं है कि limitation नहीं है। The strength of Lewis acid and base, the strength drawback नहीं drawback बोल रहा हूं, मतलब limitation. The strength of Lewis acid and base is found to be dependent on the type of reaction. The strength of Lewis acid and base is found to be dependent on the type of reaction. It is not possible, full stop. It is not possible to arrange them. It is not possible to arrange them in relative order of their strength. Relative order ऑफ देयर स्ट्रेंथ। आप उसको रिलेटिव ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उसको सजा नहीं सकते हैं। सजा नहीं सकते मतलब रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन कम एसिडिक होगा। आप ऐसे ही किसी संख्या के हिसाब से आप उसको, ये ज्यादा अच्छा एसिड है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा आप नहीं अरेंज कर सकते। पॉइंट नंबर 2, इट डज नॉट एक्सप्लेन the behavior of protonic acids. प्रोटोनिक एसिड्स की बिहेवियर को अभी भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। प्रोटोनिक एसिड मतलब HCl, why it is an acid, HNO3, why it is an acid, H2SO4, why it is an acid, H2CO3, why it is an acid, and so on. ये अभी भी नहीं पता चला। क्यों? मान लीजिए अगर मैं कह रहा HCl, तो उन्होंने लुईस एसिड के हिसाब से क्या कहा कि अगर मेरे जो पर्टिकुलर कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, पर यहां तो ऐसा कुछ नहीं है ना। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यानी इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस। अब यहां पर तो कोई बेस अपना डोनेट नहीं कर रहा, तो ये तो इस हिसाब से तो ये लुईस
बेस कोई मिल नहीं रहा है तो ये लुईस एसिड नहीं हुआ, पर ब्रॉन्स्टेड के हिसाब से और आर्हेनियस के हिसाब से ये एसिड है। तो फिर ये वाली बात इन्होंने कहीं भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया कि भाई प्रोटोनिक सॉल्ट या प्रोटोनिक एसिड जो है वो एसिड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। तो इन सबको हम लोग एसिड मानते हैं पहले दो केस की वजह से, पहले दो की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ लुईस। तो क्वेश्चन में कई बार आता है इनमें से बताइए कौन कौन से लुईस एसिड हैं, कौन कौन से ब्रॉन्स्टेड एसिड हैं, ये सवाल कई बार पूछा जाता है। इवन जेई में भी इसके बारे में अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ लुईस एसिड, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ लुईस एसिड can't be explained, catalytic activity of Lewis acid can't be explained। तो कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब अगर ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह न बिहेव करके कैसा बिहेव कर रहा है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो थोड़ा बताना हमारे लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है लिखिए, बिकॉज द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ मेनी एसिड्स, the catalytic activity of many acids is due to their tendency, the catalytic activity of many acids is due to the tendency to furnish H plus ion। तो कई सारे कैटालिटिक रिएक्शन में H plus ion मिल रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर वो कैटालिटिक रिएक्शन में जहां H प्लस आयन मिल रहा है हमें वो एसिड ही हो। एसिड होने के लिए H प्लस होना जरूरी है, पर कई ऐसी भी जगह है जहां पे वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं दिखा रहा, पर वहां पर H प्लस की हमें रिक्वायरमेंट है, और जहां H प्लस की रिक्वायरमेंट है तो जरूरी नहीं ना वो H प्लस एसिड ही हो, वो कई बार कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो ये सारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। डन, चलिए हेडिंग डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। सीधे सीधे मतलब मेरा यह है, वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि एसिड बेस स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। आपको बहुत अलग अलग कंपाउंड जैसे एनिलीन हो गया, टॉलिन हो गया, फिनोल हो गया, पूरा याद है वो शीट में बहुत सारे आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कहां पैरा होगा कहां ऑर्थो होगा, वो सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पर एज सच मुझे बताइए कि फैक्टर अगर मैं पूछूं एसिड की, तो अच्छा एसिड कौन जो ज्यादा H प्लस दे पाए। ज्यादा H प्लस कब कोई दे पाएगा, जब H जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसकी आपस में बन नहीं रही। अगर उसका बॉन्ड वीक है तो ही ना वो H को छोड़ देगा। तो पहला कारण होता है किसी भी कंपाउंड से H के निकल जाने का, दैट इज HA जो है वो H प्लस और A माइनस में तब कन्वर्ट होगा जब ये HA देख रहा है कि मैं यहां से A माइनस में ज्यादा स्टेबल हूं। अगर मैं A माइनस बन के ज्यादा स्टेबल हूं तो मैं H को छोड़ दूंगा, मैं H को हटा दूंगा। तो ये H तभी संभव है जब H और A के बीच का बॉन्ड क्या होना चाहिए, वीक बॉन्ड होना चाहिए। तो ये कैसा बॉन्ड होना चाहिए, वीक बॉन्ड होना चाहिए, तब ये बड़ी आसानी से टूट जाएगा। और सेकंड क्या फैक्टर होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का, जब ये जो A है उसके बारे में ध्यान से देखिएगा, जब ये जो A है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ध्यान से देखिएगा, HA में ये जो A है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इस A की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप कम कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम करना मतलब आप उसको नेगेटिव से किस ओर ले जाना चाहते हैं, पॉजिटिव की ओर। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, जो मेरे साथ वाला H वाला जो है उसके साथ जो मैंने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है उसको मैं वापस ले लूं। H अगर H के साथ जो उसने इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो दिया हुआ है वो वापस लेगा तो H क्या हो जाएगा, H प्लस होके निकल जाएगा। तो इसलिए इस केस में भी ये बड़ी आसानी से इस प्रकार से डिसोसिएट होगा, जहां पर आपको H प्लस प्लस A माइनस मिलेगा, और A माइनस होकर ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली स्टेबिलिटी ही चेक करते हैं कि भाई जो हमारा एनायन बना है वो स्टेबल है कि नहीं। अगर वो स्टेबल है तो वो एक अच्छा एसिड है। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो आप लिख लीजिए, 2 पॉइंट लिखिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड
is affected by two factors. Strength of acid is affected by two factors. पहला strength of HA bond, पहला strength of HA bond. HA bond मतलब हाइड्रोजन और जो उसका काउंटर पार्ट है उसके बीच का जो बॉन्ड है उसके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. अगर स्ट्रेंथ वीक है तो अच्छा एसिड है, वीक एसिड है. अगर स्ट्रेंथ वीक है तो वो एक अच्छा एसिड है. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मैं जिसका हाथ पकड़ा हुआ हूं, मैंने ठीक से पकड़ा है पर वही छोड़ने के लिए तैयार है. हो जाता है ना कई बार. कईयों के हाथ छूटे होंगे 7 तारीख को, नहीं 7 को छूटा होगा तब ना फिर नए के साथ वैलेंटाइन वीक बना होगा. नहीं, कईयों के हाथ छूट गए होंगे और फिर नया वाला ढूंढ आया होगा, फिर नया नया सब वो 21 को फिर इसी साल तोड़ रहा है. हट बेहुदा, कम से कम साल भर चलने दो. अच्छा लिस्ट भी है कि मतलब रिवर्स चलना है. नहीं चलिए तो ठीक है. खैर तो जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग वीक है वो वाला बॉन्ड बड़ी आसानी से टूट सकता है. दोस्ती में, ये दोस्ती यारी में भी होता है. आप सिर्फ एक ही जगह सोच रहे हैं. दोस्ती यारी में भी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके बीच में पहले से कुछ सुलगा हुआ है. सुलगा हुआ मतलब कुछ आपस में झगड़ा हुआ है. उस तरह के झगड़े में दोस्ती तोड़वाना हमेशा ज्यादा आसान काम होता है. क्यों? पहले से दोनों मारपीट करने हैं, बैठे हुए हैं, तैयार भरे हुए हैं. बस आपको क्या करना है, वो इग्निशन दे देना है ताकि ये झोटा झोटोवल हो जाए. वुमेन्स कॉलेज में होता रहता है. नहीं, और सेकंड ये कि नहीं, मान लीजिए दोनों बहुत गहरे दोस्त हैं. गहरे दोस्त मतलब काफी 10 ईयर्स 12 ईयर्स लॉन्ग फ्रेंडशिप है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है. मान लीजिए कोई तीसरा आदमी चाह भी रहा है कि इसको तोड़वा दें. जैसे आप तोड़वाने की कोशिश करेगा वो तुरंत उसी को फोन लगाएगा. क्या हुआ, तूने ऐसे बोला था क्या? बस हो गया, आपके सारे खेल पे पानी फिर जाएगा. तो अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो उसको तोड़ना रिलेटिवली मुश्किल होता है. पर अगर बॉन्ड वीक है बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. और टूटेगा तभी क्या मिलेगा, H+. तो जब ये टूटेगा कब, जब ये वीक बॉन्ड है. वीक बॉन्ड होगा तो H+ मिलेगा और H+ मिलना ही तो एसिड है. तो जो जितनी आसानी से टूट जाए वो उतना अच्छा एसिड. तो यानी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अगर कम है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा. तो ये कैसे रिलेशनशिप में है, इनवर्स रिलेशनशिप में. तो उसके नीचे लिख लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, वो जो पॉइंट आपने लिखा है वहां पे बगल अगल में नीचे जहां भी लिख लीजिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम. नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड. नेक्स्ट, पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड. सेकेंड पॉइंट है जो मैं ये बोल रहा था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर. तो इसकी जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी अगर इसकी बहुत ज्यादा है, ये डेल माइनस ज्यादा है और ये H+ बन रहा है, तो ये जितने ज्यादा पोलर होगा उतनी आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा. क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा चाहता है कि मेरे पास क्या रहे, इलेक्ट्रॉन रहे. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती है तो वो ज्यादा अच्छा एसिड बना सकता है. तो सेकंड लिख लें, सेकंड लिख लें, पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड, ज्यादा पोलर ज्यादा अच्छा एसिड. तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ HA बॉन्ड. डन. हेडिंग डालें. भैया एक ना थोड़ा बेसिक डाउट है. हाँ हाँ पूछिए. कि हम लोग पढ़े थे कि एसिड उस सब्सटेंस को बोलते हैं जो पानी में मिलने के बाद हाइड्रोनियम आयन दे. ठीक है. तो हम लोग उस पहले डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि AlCl3 हाँ वो एक एसिड है. हम वो तो बोल ही नहीं सकते ना, इसलिए तो वो आर्हेनियस एसिड नहीं कहलाया, वो ब्रॉन्स्टेड एसिड नहीं कहलाया, वो लुईस एसिड कहलाया. इसलिए कहलाया क्योंकि वो पहले दोनों परिभाषाओं से एसिड नहीं प्रूफ हो पा रहा था. तो इसके ड्रॉबैक में तो हमने लिखा है ना कि AlCl3 इज नॉट एन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड. इट इज एन एसिड बिकॉज ऑफ लुईस. तो लुईस एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड और आर्हेनियस एसिड नहीं है. तो इनमें कुछ सिमिलैरिटी है क्या? कुछ नहीं, बस सीधा सीधा यही सिस्टम है. तीनों को अगर आप ध्यान से देखें, एसिड वो जो H+ दे, H+ देना मतलब पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट में भी आपने यही पढ़ा, H+ निकल रहा है. H+ निकला मतलब अपना भी इलेक्ट्रॉन देके गया, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर एसिड.
एंड इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेस। ये एक तीनों के, अगर तीनों को एक बार देखा जाए तो ये बात मेरे को एकदम कॉमनली समझ में आ रही है कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। अब आप पहले वाला केस में देखें कि दूसरा केस में देखें कि तीसरे केस में देखें, इन एवरी केस यू विल फाइंड कि एक्सेप्ट कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन वो एसिड है। AlCl3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, NH3 प्लस वो H प्लस नहीं दे रहा था, NH4 प्लस H प्लस दे रहा था, तो H प्लस अगर वो दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, अगेन इट इज एन एसिड। और पहले वाले केस में ऐसे आपने हाइड्रोनियम बोला, तो हाइड्रोनियम अगर एसिड है तो वो कैसे एसिड बना, उसने H प्लस को, अगर H प्लस देगा तो क्या बनेगा, वाटर। तो H प्लस तभी निकलेगा जब वो H वाला इलेक्ट्रॉन भी इसके पास आ जाए, तो वाटर बनना है, यानी उसके पास दो लोन पेयर हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो बेस। ये तीनों में कॉमन बातें हैं। एक डाउट है, ये जो आप बोले ना, इट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड ड्रॉबैक में। लुईस एसिड के ड्रॉबैक में मैंने कहा कि जो प्रोटोनिक एसिड है उसके बारे में वो कोई जिक्र नहीं करता। मतलब जैसे आप बोले कि तीनों में कॉमन चीज है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर वाला चीज है। हाँ, पर इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर में कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे अमोनिया जब NH3 ने अपना लोन पेयर दिया है, वेरा जब इसकी बात करते हैं तो ये सिर्फ H का एक ही इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, तो फिर वहां पर एक जनरल बात बोल रहा हूं। फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर भी तो ये अलग अलग हो रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने कहा नहीं लोन पेयर ही एक्सेप्ट होना चाहिए, लोन पेयर ही डोनेट होना चाहिए। यहां पर तो लोन पेयर नहीं आ रहा, शेयर्ड पेयर में से ही एक ले लिया जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक ओवरऑल आइडिया आप ऐसा रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो बेस, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है वो एसिड। अब एक इलेक्ट्रॉन दे कि दो इलेक्ट्रॉन दे, ये और बात है, और उसके बेसिस पर परिभाषाएं की गई हैं। भाई लुईस ने अलग अपना परिभाषा दिया, ब्रॉन्स्टेड लोरी ने अपनी परिभाषा दी, और आर्हेनियस ने अपनी परिभाषा दी। पर एक जनरल आइडिया यही है कि जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो बेस। तो यहाँ पे जो ये वाला जो आप बता रहे कॉन्सेप्ट, ये तो फिर यहाँ लुईस वाले में भी लगता है, तो फिर हम लोग प्रोटोनिक एसिड वाला यहाँ पे पॉइंट क्यों लिख रहे हैं? मतलब ये भी तो वही काम कर रहा है ना। अरे कर रहा है, पर वहां पे उसने क्लियरली लिखा हुआ है ना लुईस एसिड में कि एक लोन पेयर ही जाना चाहिए। यहां लोन पेयर नहीं, यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर वर्ड लिखा है उसमें क्लियरली। तो HCl में तो लोन पेयर नहीं है, वो तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, शेयर्ड पेयर। यही बात तो मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था। तो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए हम उसे लुईस एसिड नहीं कह सकते, पर आइडिया यही है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इन जनरल देखा जाए तो तीनों में इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है और दिया जा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो एक एसिड है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो एक बेस है। ये इन टोटो एक ब्रॉड आइडिया आप ये तीनों डिस्कशन के साथ आप निकाल सकते हैं। किसी भी XYZ सवाल में आपको यही ढूंढना चाहिए, whether it is accepting electron or whether it is donating, whether single electron or double electron, irrespective of that, whether it is accepting or donating. If it is donating, it is a base. If it is accepting, it is a acid. चलिए हेडिंग डालें द pH स्केल। pH स्केल तो आपको पता होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा था। pH वो होता है जो बताता है हमें कि एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है। और मुझे जैसा याद है मैंने आपको क्लास 10th में भी वो pH का वो डेफिनेशन तो जरूर ही बता दिया होगा, जहां पे मैंने कहा होगा द pH इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो यही परिभाषा दोबारा लिखनी है, लिखें pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम to the base 10 of the activity of hydrogen ion done। भैया हाइड्रोजन आयन बोल के मतलब लेविस एसिड और बेस के लिए ये pH स्केल वैलिड नहीं है? किसके लिए? लेविस एसिड और बेस के लिए हाँ है, पर ज्यादातर केस में हम यही देख रहे हैं कि एसिड वो जो H प्लस दे तो उनके लिए ज्यादा वैलिड होता है। ठीक है, pH स्केल की परिभाषा है नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो ज्यादातर केस में ये जो लुईस एसिड है ये H प्लस और OH माइनस के टर्म्स में ही डिफाइन किया गया है, और H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? आर्हेनियस ने दिया था। तो आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस के ऊपर ही ये ज्यादातर फोकस्ड रहता है। अब अगर मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है
कि पीएच की वैल्यू, वैसे पीएच स्केल अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो इस तरह का एक स्केल हमने क्लास 10th में देखा हुआ था, जहां पर इस एंड पर 0 और इस एंड पर 14 होता है और बीचों बीच कहीं पर 7 पड़ता है। धीरे धीरे जैसे ऐसे 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 ये वैल्यूज बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे ये बेसिक होता जाता है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ब्लू कलर इज नोटेड फॉर बेस एंड रेड फॉर एसिड। तो जैसे जैसे ये 7 की ओर जा रहा है, ये इसका बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ रहा है और 7 पर वो न्यूट्रल होगा और 14 आते आते तक में ये पूरा पूरा बेस हो जाएगा। वेरएस ये जो एसिड है वो 14 पे ऑलमोस्ट 0 होता है और 14 से जैसे जैसे आप पीछे आते हैं तो ये 7 पर न्यूट्रल और जैसे जैसे आप 0 या 1 की ओर जाते हैं तो आप हाईली एसिडिक चीज़ देख पाते हैं वहाँ पर। ये हमने देखा हुआ है क्लास 10th में, एटलीस्ट हमने इतना तो देखा ही था, इतना तो हमने देखा था। अब इसी को आपको अपनी कॉपी में लगाना चाहिए, इसके नीचे ये आप बनाना चाहिए। अगर आपके पास रेड और ब्लू नहीं है किसी तरह गीच गाज लीजिए। दिस इज एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे आप यहां से यहां जा रहे हैं ये घट रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे आप यहां से यहां जाएंगे वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और बेसिक स्ट्रेंथ जैसे जैसे आप यहां से यहां जाएंगे ये क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इस पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा माना जाता है और इस तरफ स्ट्रॉन्ग बेस ऐसा माना जाता है। तब जबकि ये क्या दिया हुआ है, ये क्या है, पीएच स्केल है। याद रखिएगा ये कौन सा स्केल है, पीएच स्केल है। अगर ये ओएच स्केल होता तो फिर इसकी कहानी कुछ अलग तरीके से हम लोग देखते। क्लियर है? डन। और इसी पीएच को ऐसे भी लिखा जाता है, पीएच इज इक्वल टू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के पावर -1। आपने पढ़ा होगा A इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग C अगर होता है तो A कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ C इनवर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। और जैसे ही आप लॉग ऑफ C इनवर्स लिखेंगे तो हो जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। पीएच की ये भी परिभाषा है और पीएच की ये भी परिभाषा है। ये दोनों ही परिभाषाएं किसकी है, पीएच की परिभाषाएं हैं। इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। नीचे वाला बेस के नहीं अभी सब H प्लस ही है, इसलिए बेस नहीं आया है। बेस तो तब आता है जब बेबी का नाम आता है, बेबी को बेस पसंद है। ये बेस एसिड को पसंद है और जब एसिड बेस मिलेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखें, एक टेबल बनाना है। ये सब कर लिया, ये डायग्राम वगैरह हम सब कर लिया। चलिए लिखें पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। समटाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दिस कि भाई किसका पीएच किस रेंज में होता है। सबसे पहले कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन। अच्छा दिस इज 0 और 1, ये 0 नहीं हो सकता, ये 1 ही होगा। ये कभी 1 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, 1 होगा। क्यों? 0 तो तभी होगा जब कंसंट्रेशन ही 0 हो जाए। 1 तो हो सकता है 10⁻1, ठीक है। लिखें पहला क्या बोला, NaOH 14, लाइम वाटर, लाइम वाटर मतलब नींबू पानी 10.5, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब यूज करते हैं हम लोग, एसिडिटी में, तो उसका होता है 10। एग वाइट, एग वाइट मतलब अंडा,
egg white is 7.8. Human blood 7.4. ह्यूमन ब्लड इज 7.4. यानी अगर कभी खून पीने का मौका मिले तो हल्का हल्का वो कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा. खट्टा या तीता लगेगा? तीता लगना चाहिए. बेसिक है ना. मीठा, खून मीठा मीठा लगता है. 7.4 है ना. 7.4 मतलब बेसिक की साइड पर है, और बेसिक की साइड पर है तो हल्का, हाँ मतलब न्यूट्रली है, पर हल्का हल्का तो ये मतलब खट्टा तो नहीं लगेगा, हल्का तीता ही टाइप पे जाएगा, सोपी टाइप का लगेगा हल्का. खैर चलिए, कोई है मतलब लाइक कोई पी रहा है लाइक नहीं, जैसे कोई डाइन वगैरह या चुड़ैल. हाँ हाँ नहीं नहीं डी, वो आप जो सोच रहे हैं वही, मतलब जो आप हैं वही, तो वही वाला जो आप सोच रहे हैं. मिल्क 6.8. ह्यूमन सलाइवा 6.4. 6.8. ह्यूमन सलाइवा 6.4. ब्लैक कॉफी 5.0. ब्लैक कॉफी 5.0. टोमेटो जूस 4.2. 4.2. सॉफ्ट ड्रिंक्स को जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक जिसको बोलते हैं 3. विनेगर भी 3. लेमन जूस 2.2. गैस्ट्रिक जूस 1.2. लेमन जूस 2.2 बोलते हैं. हाँ. HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl गैस्ट्रिक जूस कितना बोले? 1.2. कॉन्सेंट्रेटेड HCl 1. क्लियर? ये कुछ वैल्यूज थी. अब इसके ऊपर थोड़ा सा ज्ञान भी दे देता हूं. हम लोग के पेट में एसिड होता है और वो HCl है. पेट में चूंकि एसिड है, कॉमन सेंस ये कहता है कि आपको जो खाना खाना चाहिए वो बेसिक नेचर का होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बेसिक नेचर का होगा और अंदर एसिड है तो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर होगा और आप स्वस्थ रहेंगे. पर जितनी भी चीजें मैंने लिखवाई हैं उसमें से ज्यादातर चीजें एसिडिक नेचर की हैं. आप देखें दूध जो आप पीते हैं एसिडिक. आजकल हम लोग फास्ट फूड बहुत खाते हैं, उसमें टोमेटो जूस पड़ती है, विनेगर पड़ता है, सारी चीजें एसिडिक है. एसिड आप जितना ज्यादा खाएंगे एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा और आपको पाचन क्रिया, अच्छा आप अगर नेचुरल तरीके से उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, मतलब नेचुरल तरीके से अगर उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर लीवर को ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा. लीवर अगर ज्यादा फंक्शन करेगा तो वो थकेगा तो आप जल्दी, मतलब आपकी जो लीवर है वो जल्दी थक जाएगा, और जल्दी थकेगा तो आप ज्यादा जी नहीं पाएंगे. और अगर नहीं जी पा रहे हैं, मतलब जी भी गए, तो हो सकता है कि ये सब चीजें आपको त्यागनी पड़ जाए. 44-45 साल जाते जाते में आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाएगी कि अब आप फर्दर वो सारी चीजें नहीं खा पाएंगे. जैसे अगर डायबिटीज हो गया आपको, तो या फिर आपको कोई भी सो कॉल्ड ब्लड प्रेशर बीमारी हो गई, या फिर लीवर में कोई फैटी लीवर हो गया, ऐसी कोई भी बीमारी हो जाएगी जिससे आपका लीवर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है, और फिर आपको वो सारी चीजें त्यागनी पड़ जाएगी. तो इसलिए खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने ज्यादा क्या खाएं, बेस खाएं. और बेस खाने का बेस्ट तरीका है फर्स्ट हाफ में, मतलब 12 बजे से पहले सिर्फ और सिर्फ फल खाइए. लगभग सारे फल सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. तो 12 बजे से पहले कुक्ड फूड नहीं खाना चाहिए. मुझे खाए हुए अब 1 साल हो गया. 12 बजे से पहले नाश्ते में हम लोग, मेरे घर में कोई नहीं, पूरे खानदान में, मतलब सारा जितना भी ऊपर से नीचे सब लोग फल ही खाते हैं. फल नहीं खाया तो कुछ भी ऐसा खाया जो कि कुक्ड नहीं है. कुक्ड नहीं होना चाहिए. कुक्ड हुआ मतलब वो एसिडिक हो गया, और द मोमेंट वो एसिडिक हुआ फिर आपके प्रोसेस को ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी. तो इसका ख्याल आपको रखना है. डन. चलिए एक सवाल करिए और फिर हम लोग चैप्टर को खत्म कर दें. राइट. हाँ वही तो सवाल कर रहे हैं. द pH ऑफ 0.004 m हाइड्रोजीन सोल्यूशन 0.004
0.004 capital M, hydrazine solution is 9.7. Is 9.7. Calculate its ionization constant Kb. Calculate its ionization constant Kb and pKb. Kb and pKb. Kb and pKb, where antilog of minus 9.7, where antilog of minus 9.7 is equal to 1.67 into 10 raised to minus 10. 1.67 into minus 10. एंटीलॉग कैसे लिखते हैं? एंटीलॉग जैसे लॉग के आगे एंटी लगा दिया तो एंटीलॉग हो गया. एंटीलॉग ऑफ माइनस 9.7 इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10. ठीक है, ये सवाल बनाना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट है, ऐसा मुझे अंदर से फील आ रहा है. हाइड्रोजन भी आप नहीं जानते होंगे. हाइड्रोजन किसे बोलते हैं? हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन क्या होता है पहले ये देख लीजिए. सवाल तो आप ही को बनाना है, मैं तो सिर्फ हेल्प ही करूंगा. हाइड्रोजन क्या होता है? ये वैल्यूज लिख लिए थे ना. हाइड्रोजन क्या होता है ध्यान से देखिए. ये सब तो समझ में आ गया था, ये सारी चीजें हो गई. हाइड्रोजन बोलते हैं NH2 को. NH2 लोन पेयर NH2, दिस इज हाइड्रोजन. इसको बोलते हैं NH2. इसमें जब आपने पानी डाला तो ये क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा, एक इक्विलिब्रियम यहां पे पैदा होगी. ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस NH2 डॉट प्लस OH माइनस में. ये इसमें क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा. ये एक इक्विलिब्रियम है. ध्यान से समझिएगा कैसे हम लोग इसे निकाल सकते हैं. मुझे निकालना है pKb एंड Kb, यही बोला है आपको. pKb निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ Kb. Kb कहाँ से आएगा? Kb आएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 प्लस NH2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NH2, ये तो इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं ना आप लोग, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. जब ये रिएक्शन आप देखिएगा आपको दिखाई देगा कि इसमें से दो चीजें क्या हैं, वो ये और ये क्या है? आइदर लिक्विड स्टेट में है और सॉलिड स्टेट में. तो इनकी Kb क्या हो जाएगी? 1. और अगर इनकी Kb 1 हो गई तो ये दोनों खत्म हो गए और आपके पास क्या बच जाएगा? ये. तो अब ये Kb नहीं बचेगा, ये Kw हो जाएगा क्योंकि सिर्फ पानी आपके पास बचा हुआ है. OH माइनस बाई H प्लस. डन. अब ध्यान से देखिए आपको किसकी वैल्यू दी गई है? pH की वैल्यू दी गई है. pH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस आयन. डन. यहां से क्या मैं H प्लस निकाल सकता हूं? अगर मैं यहां से H प्लस निकाल लिया तो सॉरी उल्टा ही बोल रहा हूं. यहां से क्या मैं H प्लस निकाल सकता हूं? देखिए आपको pH दिया हुआ है. pH पता है कितना है? 9.7 इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. अगले स्टेप पर आप लिखेंगे लॉग ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 9.7 और लॉग है तो उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा. तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा? एंटी लॉग क्या हो जाएगा? माइनस 9.7. मेरे ख्याल से ना शायद यही वैल्यू आपको दी गई होगी. ये कितना दिया गया होगा? 1.67 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 10. ये आपको पता चल गया. वंस एक बार ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया, ये पता चल जाएगा. KW हमें जनरली पता होता है, दैट इज इक्वल टू 1. KW किसके बराबर होता है? KW ऑलवेज 1 के बराबर होता है. 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 14 के बराबर. KW ये होता है वाटर के लिए कांस्टेंट की वैल्यू. वाटर होता है ना H2O डिसोसिएट करेगा तो क्या मिलेगा? H प्लस OH माइनस. इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको बोलते हैं K वाटर, और ये होता है इसके बराबर ऑलवेज. तो आपको क्या पता चल गया? क्या क्या पता है? KW पता है, H पता है, आप ये निकाल लेंगे.
एक बार ये निकल गया फिर बाकी की चीजें आपसे बड़ी आसानी से भैया निकल जाएगी। P को KW क्यों लिखते के बी मतलब इस पूरे रिएक्शन के लिए, और के डब्ल्यू मतलब सिर्फ वाटर के लिए, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमने क्या ले रखी है, 1 ले रखी है, इसलिए। डन, सॉल्व कीजिए जल्दी से। और मेरे ख्याल से ना आपको और भी दिया हुआ, हाइड्रोजन का भी कंसंट्रेशन तो दिया हुआ है, ये भी तो आपको पता है। यू नो दिस, ये आप यहां से निकाल लेंगे, और ये दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों उस साइड ही बने ना, इसके 1 मोल इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो अगर जितना OH होगा उतना ही ये होगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो KB निकल गया, तो यहां पुट कर देंगे तो PKB निकल जाएगा। इसको 1 अभी यहां पर मत लीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए पहले, KW को। यहां से जो वैल्यू आएगी उसको KB निकालने के लिए आपको रखना ही पड़ेगा। KW निकालने के लिए आपको इसको 1 किया है, पर KB निकालने के लिए यू नीड टू कीप दिस, क्योंकि यहां से आपको H+ मिल गया, उधर आपने सॉल्व किया, OH- आपको यहां से मिल जाएगा, क्योंकि KW पता है, H+ पता है, तो OH- मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। ये शायद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.004 m, ये मिल गया, और ये सिर्फ नहीं पता, तो ऑब्वियसली इसके 1 मोल इसके 1 मोल से इन दोनों का 1 मोल, देख लीजिए बैलेंस है, ऑब्वियसली बैलेंस्ड होगा, क्योंकि यहीं से एक H उठ के वहां गया है, तो बैलेंस्ड है। तो इसका 1 मोल इसका 1 मोल अगर वो दोनों दे रहा है, तो जितने कंसंट्रेशन उसके बना होगा इसका उतना ही इसका भी बना होगा, तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, KB। और KB की वैल्यू जब आप यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, PKB निकल के आ जाएगा। तो ये एक अच्छा सवाल था। डन, लॉजिक समझ में आ गया कैसे करना है, जो लिखा हुआ उसको लिख लीजिए, घर में बैठ के करते रहिएगा, मुझे बस उसके नीचे एक लाइन और लिखानी है, वो लिखें, ये लिख लीजिए। हाँ लिख लिए, अरे बढ़िया उतार रहे हो आजकल यार। तो इसका आंसर आप लिख लें, वहां पे इसका आंसर आ रहा है 6.04। पीकेबी की वैल्यू आ रही है 6.04। डन। जिस तरह से आपने पीएच देखा, इसी तरह से अगर पीओएच की वैल्यू मैं बोलूं तो पीओएच की वैल्यू होती है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। तो इस तरह से आप पीओएच की भी वैल्यू और उसी के करस्पॉन्डिंगली इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है। बस एक लास्ट चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट इज पीएच की वैल्यू प्लस पीओएच की वैल्यू को जो आप जोड़ते हैं तो वो किसके बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, 14 के बराबर होना चाहिए। सेकेंड, H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन है इसको हम लोग KW बोलते हैं, और ये 1.1 इंटू 10⁻⁻14 के बराबर होता है। ये दो बातें आपको क्या रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आएंगी ये दो बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अगर आपको पीओएच मालूम है तो आप पीएच निकाल सकते हैं, पीएच मालूम है तो पीओएच निकाल सकते हैं। जैसे ये जो सवाल आपने ऊपर देखा था वहां पे पीएच की वैल्यू कितनी थी, 9.7, पीएच की वैल्यू वाज 9.7। तो अगर मैं पीओएच की वैल्यू पूछूं तो क्या आएगा, 14 माइनस 9.7 दैट इज 4.3। और अगर फिर पीओएच के ऊपर कोई न्यूमेरिकल दिया है तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर पीएच दिया है तो भी आपको पीओएच पता है, पीओएच दिया है तो पीएच पता है, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 14 के बराबर होता है। ये दोनों लाइनें आपने लिख ली, उसके नीचे लिखे लिमिटेशंस ऑफ पीएच स्केल। ये पीएच स्केल कहां कहां वैलिड नहीं है, पीएच स्केल का क्या क्या लिमिटेशन है। ऐसा कोई पीएच जिसका कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 से भी छोटा हो जाए। पीएच में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 से भी छोटा हो जाए, वैसे जगहों पर पीएच स्केल काम नहीं करता। क्यों, पीएच कहां काम करेगा, -7 टू +7, इधर -7 और उधर +7, यानी 14 का ही रेंज है। अगर उससे भी छोटा या उससे भी बड़ा हो जाए, 14 से बड़ा और -7 से छोटा, -7 से छोटा और +7 से बड़ा का अगर कुछ कंसंट्रेशन है तो फिर उसमें पीएच स्केल काम नहीं करता। तो लिखें, द एसिड और बेस, सॉरी, a solution of an acid having very low concentration of 10⁻⁸
of 10 raised power minus 8 shows pH value less than 7, shows pH value less than 7 as shown by the pH formula, as shown by the pH formula. pH value do not give, second point, pH value do not gives the idea of relative strength of the solution, relative strength of the solution. तो pH हमें एसिडिक सॉल्यूशन के रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन कम एसिडिक है, इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं देता है. डन. यहां पे ये चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया. बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए.